गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, टोटल कंबाइंड लीवरेज, जो कि आपके जेआईबी के अकाउंट एंड फाइनेंशियल सेक्शन में आता है। तो लीवरेज क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट? लीवरेज होता क्या है? लीवरेज को कैसे जो है फाइनेंशियल कंसेप्ट में यूज किया जाए? तो इसका जो है ओरिजिन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होता है, जिसमें कि इसका जो मेन गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ कंपनी। व्हाट इट मीन्स इंक्रीजिंग द कंपनीज मार्केट वैल्यू, which depends on how the company performs and how confident investors feel. इन्वेस्टर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि बिजनेस रिस्क। ये रिस्क क्या है कि कंपनी जो है कैसे ऑपरेट करेगी। It is about the uncertainty in the company's income from its core business like sales, production, etc. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी को हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वो इन लॉन्ग रन क्या फ्यूचर इनकम जनरेट करेगी, तो ये बिजनेस रिस्क है। दिस इज द रिस्क रिलेटेड टू द कंपनीज ऑपरेशंस, हाउ इट रन्स इट्स बिजनेस। उसके बाद जो अपना सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क। ये रिस्क जो होता है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो फेस करते हैं कि कंपनी जो डेब्ट यूज करती है उसको वो टाइमली रीपे कर पाएगी क्या नहीं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम अभी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस रिस्क में पहला है आपका अनसर्टेन सेल्स। अनसर्टेन सेल्स मतलब कंपनी का सेल्स हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कंपनी है जो न्यू फोन लॉन्च करती है, बट इसके कस्टमर उसको डिसलाइक करते हैं, नहीं पसंद करते हैं उस फोन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स कम हो जाएगी, और ये अनसर्टिनिटी जो है सेल्स में उसके इनकम को अफेक्ट करेगी। इस तरह कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाई कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, जो बिजनेस रिस्क के पार्ट्स हैं। इसमें अगर हम देखना चाहें अनसर्टेन सेल्स में, तो हमने जैसे अभी न्यू फोन का एग्जांपल लिया, कस्टमर ने उनको नहीं पसंद किया। अगर कस्टमर उसको पसंद नहीं करता है तो ऑफ कोर्स सेल्स डाउन होगी। अगर सेल्स डाउन होगी तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, इनकम पर आएगा। दूसरा पॉइंट जो है हाई कंपटीशन का, मार्केट में सेम प्रोडक्ट के दूसरे कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, वो अपना फोन चीपर रेट्स पे बेच रहे हैं। और एक जो कंपनी है, जो फोन इन्होंने लॉन्च किया है, उनके लिए हार्डर हो गया है कि वो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करें। तीसरा चीज है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में अगर कंपनी का जो
सेल्स है वो स्लो डाउन हुआ, तो कुछ लोग उनका स्मार्टफोन खरीदेंगे, जो कंपनी की रेवेन्यू को डाउन करेगा। इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी की इनकम को या प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं और अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क हुआ। अब इसी तरह हम अगला पॉइंट जो है फाइनेंशियल रिस्क को देखेंगे। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दिस इज द एक्स्ट्रा रिस्क फेस्ड बाय शेयर होल्डर्स व्हेन ए कंपनी uses debt, borrowed money, along with its own money to finance its operations. Borrowing money adds pressure because the company has to pay interest regularly, even if it is not making profits. तो इसमें एक ऐसा पॉइंट जैसे आता है निकल के कि जैसे लोन रिपेमेंट प्रेशर। कंपनी ने नया लोन लिया, फैक्ट्री खोली, सेल्स उसकी ड्रॉप हो गई, तो ही स्टिल उसको जो है लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीज डेट। अगर कंपनी ने लार्ज अमाउंट बोरो किया है तो इट मे स्ट्रगल टू पे इट्स डेट्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स, जो लीड करेगा फाइनेंशियल ट्रबल। तीसरा पॉइंट है शेयर होल्डर इम्पैक्ट। क्योंकि जो डेब्ट है, सिंस डेट एड्स प्रेशर to shareholders to face a higher risk of losing their investment if the company cannot meet obligations. अब आते हैं लीवरेज पे। जैसे कि डेफिनेशन में है कि लीवरेज रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस और पावर। कैसे एक चीज दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन सिंपल टर्म लीवरेज यही होता है कि किसी एक चीज के पुश होने से दूसरी चीज पर क्या इम्पैक्ट आता है। In financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. These financial variables may be cost, output, sales, revenue, EBIT, earning before interest and tax, और earning per share. जनरली इसको फॉर्मूले में अगर हम डिनोट करें, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम देखेंगे कि चेंज इन एक्स जो है वो क्या इम्पैक्ट डालता है चेंज इन वाई पे। इसको थोड़ा अगर बेहतर समझा जाए, थोड़ा और अच्छा समझाए, तो लीवरेज मीन्स हाउ वन थिंग अफेक्ट्स अनदर। और लीवर जैसे काम करता है ना, आप अगर मान लीजिए किसी झूले पे बैठे हैं और मतलब बीच में लीवर है, एक तख्ता है, तो जब आप एक चीज पे प्रेशर डालते हैं तो दूसरी चीज उठती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। हम आगे जाके क्वेश्चंस में देखेंगे कि लिवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे काम आता है, कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कि इसको कैसे यूज किया जाए।
लीवरेज में तीन तरह के लीवरेज होते हैं। एक ऑपरेटिंग लीवरेज, एक फाइनेंशियल लीवरेज और एक कंबाइंड लीवरेज। सिंपल मीनिंग में लीवरेज को समझें तो व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज मीन्स how one thing affects another। कैसे एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है। इन फाइनेंस टर्म्स it shows how a change in one financial number like sales can impact another number like profit or earning per share। इमेजिन करिए कि एक शॉप है और उसका सेल 10% से इंक्रीज हुआ, तो उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या वो कितने परसेंटेज से बढ़ेगा या घटेगा। Leverage tells us how sensitive your profit is to the change in sales। तीन तरह के रिस्क की बात की गई थी, तीन तरह के लीवरेज की बात की गई है, जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला है अपना ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। और ये एक इनकम स्टेटमेंट है जिसमें हम लीवरेज का जो स्ट्रक्चर है, कैसे निकाला जाए, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, वो सब जो है इस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से समझा जाएगा। इनके आइटम्स को हम देखते हैं।
पहला है सेल्स, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़। जो ऑपरेटिंग लीवरेज का पार्ट है वो सेल्स से लेकर ईबीआईटी सेक्शन तक आता है, जिसे ऑपरेटिंग लीवरेज या बिजनेस रिस्क कहा जाता है। उसके बाद सेल्स से लेकर ईपीएस तक का जो पार्ट है वो फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट होता है। जब इन दोनों रिस्क को जोड़ा जाता है तो टोटल रिस्क आता है, या ऐसे समझें कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज जुड़कर कंबाइंड लीवरेज बताते हैं। रिस्क के कंसेप्ट में समझें तो बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क दोनों जुड़कर टोटल रिस्क को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्स से लेकर ईबीआईटी का तक का जो पार्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज की कैलकुलेशन में यूज होगा, जिसे हम बिजनेस रिस्क भी कह सकते हैं। और सेल्स से लेकर जो ईपीएस तक का पार्ट होगा उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंशियल रिस्क कह सकते हैं। अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लीवरेज में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। Operating leverage means tendency of operating income to change disproportionately with change in sales volume. This disproportionate change is caused by operating fixed cost, which does not change with change in sales volume. In other words, operating leverage may be defined as the employment of an asset with a fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all the fixed and variable cost. The use of asset for which a company pays a fixed cost is called operating leverage. Important लाइन है ये कि ऑपरेटिंग लीवरेज को अगर हम सिंगल लाइन में समझें तो इट इज अ यूज ऑफ asset for a which a company pays a fixed cost is called operating leverage. ऑपरेटिंग लीवरेज शो करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे चेंज होगा जब उसका सेल्स
अमाउंट जो है वो चेंज होगा. It happens because the company has fixed cost that stay the same no matter how much the company sells. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक फैक्ट्री है. फैक्ट्री में चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर वो रेंटेड है तो आपको उसका रेंट मंथली पेमेंट करना ही होगा. ऐसे ही सैलरी सैलरी भी फिक्स कॉस्ट में आप कंसीडर करें तो आपका प्रोडक्शन हो ना हो, आपको स्टाफ को सैलरी देनी ही होगी. फिक्स कॉस्ट में रेंट आ गया, सैलरी आ गया, मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ गए. ये चेंज नहीं होंगे इवन इफ द कंपनी सेल्स मोर और लेस. इसका इम्पैक्ट क्या है वो हम आगे अभी समझेंगे. ऑपरेटिंग लीवरेज shows how a company profits, which is EBIT, earning before interest and taxes, changes when its sale changes. सेल के चेंज होने पर सेल चाहे बढ़े या घटे तो उसके प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा. आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे. It happens because the company has fixed cost that stay the same no matter how much the company sells. फिक्स कॉस्ट का कंपनी के सेल अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं है. वेदर सेल कम हो या ज़्यादा हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करना ही है. जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गए, एक्सेट्रा. कॉस्ट, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग लीवरेज के फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज को इम्पैक्ट करेंगे. हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज पर देखेंगे. अब आगे चलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले पर. ऑपरेटिंग लीवरेज may be defined as percentage change in EBIT with respect to percentage change in sales quantity. अभी हम लोगों ने एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऊपर देखा था, तो उसमें सेल्स है जिसमें से हम अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाएं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है. कंट्रीब्यूशन में जब हम फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो हमारे पास EBIT और प्रॉफिट आता है. ऑपरेटिंग लीवरेज सेल्स और प्रॉफिट
या कहें ईबीआईटी के रिलेशन को दिखाता है। सेल्स इंक्रीज होगा, ईबीआईटी क्या होगा? ये सेल्स घटेगा तो ईबीआईटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये भी हम न्यूमेरिकल में आगे जाके समझेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है, जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड होता है। फिक्स कॉस्ट क्या हुआ? जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गई, तो फिक्स कॉस्ट का पार्ट हो गया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग लीवरेज। इस एग्जांपल के थ्रू हम ऑपरेटिंग लीवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सिंपल टर्म्स में ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब कि टोटल कॉस्ट जो हो वो टोटल रेवेन्यू के बराबर हो या टोटल सेल्स के बराबर हो। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में पूछा गया है, अगर हमको यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट को और लेमन लैंग्वेज में समझें तो ये वो पॉइंट है जहाँ कोई कंपनी अगर इतना यूनिट प्रोड्यूस कर लेती है तो एटलीस्ट वो अपने कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है। यहाँ इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के बारे में बताया गया है, जहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 निकला और हमने ये माना है कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। और यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 750 यूनिट्स और 625 यूनिट्स निकल कर आया। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे हमारा कंट्रीब्यूशन आया। हमने एज्यूम किया कि हम लोग 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस बिका है, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया वो 20,000 आया। फिक्स कॉस्ट हमने फिर एज्यूम किया कि 15,000 है, तो हमारा ईबीआईटी 5,000 आया। और ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने फॉर्मूले में रखा उसको फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट था वो कितना था? 15,000। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? 20। तो जब हम 15,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 750 यूनिट्स आएगा। 750 यूनिट्स को अगर हम अच्छे से समझें तो 750 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा? तो वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ गिवन है, तो हमारा
750 प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा 15,000 का लगा, और फिक्स कॉस्ट जो है 15,000 था। इस तरीके से 750 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट 30,000 हमारा लगा। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट से पकड़ें तो हमारा 750 यूनिट्स बेचने के बाद में हमको आमदनी कितनी हुई, 30,000। तो हम देख सकते हैं कि 30,000 हमारा टोटल कॉस्ट हुआ और हमारा रेवेन्यू भी 30,000 हुआ। दैट मीन्स कोई प्रॉफिट नहीं, ना कोई लॉस। ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है। हम लोगों का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स के लिए 20,000 था, ईबीआईटी 5,000, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 4 आया और दूसरे प्रोडक्ट के लिए 2.67 आया। अब हम समझेंगे कि ये जो 4 ऑपरेटिंग लीवरेज आया ये क्या इम्प्लाई करता है। जो 4 हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया वो कैसे हमको इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रॉफिट में। हमको कैसे वो बताएगा कि हमारा सेल्स वॉल्यूम चेंज होने से हमारा प्रॉफिट कितना इम्पैक्ट होगा। तो जैसे प्रोडक्ट एक्स के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज 4 आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए सेल्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट या ईबीआईटी कितना इंक्रीज होगा। सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। मान लीजिए ये हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ 10% से, तो हमारा ईबीआईटी या प्रॉफिट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि सेल्स आपका जितने परसेंट से चेंज होगा उतने टाइम से आपका ईबीआईटी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने माना है कि सेल्स हमारा 10% चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो ईबीआईटी है वो 10 का 4 टाइम्स, दैट मीन्स 40% चेंज होगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटी जो हमारी थी 1000 यूनिट्स थी जो हमने सोल्ड करी, 10% हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं विच इज 100, तो हमारी नई क्वांटिटी जो हम सेल कर रहे हो क्या हुआ 1100। सेलिंग प्राइस 40 था, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन 20 था, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो आया वो 20 आया। और 1100 यूनिट्स हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया 22,000। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था 15,000, और फिक्स कॉस्ट यूनिट से रिलेट नहीं करता है। तो हमारा जो ईबीआईटी है वो 7,000 आया।
हम क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जांपल 1 में कि प्रोडक्ट एक्स के लिए जो ईबीआईटी था वो 5000 था। अर्लियर जो हमारा ईबीआईटी था वो 5000 था। न्यू ईबीआईटी हमारा 7000 आया। चेंज कितने का हुआ? 2000 का। 5000 के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। तो हमारा टोटल जो चेंज हुआ परसेंटेज टर्म्स में अगर निकालें 2000 चेंज हुआ फ्रॉम 5000, तो ये 40% चेंज हुआ, जो कि हमने अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज से पहले ही पता कर लिया था कि हमारा जो ईबीआईटी है 40% चेंज होगा। यहाँ हमने न्यूमेरिकल एक मानकर इसको देख भी लिया कि यदि हमारा सेल्स जो है 10% इंक्रीज होता है और ऑपरेटिंग लीवरेज 4 टाइम्स है तो हमारा ईबीआईटी भी जो है वो 40% चेंज होगा। अब यहाँ पे लीवरेज और ब्रेक इवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि अगर फर्म का लीवरेज हाई है तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो भी हाई रहेगा। अगर फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज लो है तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो भी लो रहेगा। अब लीवरेज कैसे वो करेगा? तो अगर फर्म में हायर फिक्स कॉस्ट है तो उसका लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज हाई रहेगी। अगर फर्म लोअर फिक्स कॉस्ट के साथ काम कर रही है तो उसका ऑपरेटिंग लीवरेज भी लोअर रहेगा। डायरेक्टली अगर हम समझें हाई फिक्स कॉस्ट जो है वो हाई लीवरेज को रिप्रेजेंट करेगी और हाई लीवरेज जो है हायर ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह लोअर फिक्स कॉस्ट जो है लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज को रिप्रेजेंट करेगा और लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज लोअर ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हायर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हायर ब्रेक इवन पॉइंट बताएगा कि हायर यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे, सेल करोगे तो आप जो है अपना जो कॉस्ट है वो रिकवर कर पाओगे जो आपके प्रोडक्शन में लगा है। अब लोअर ब्रेक इवन पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कम नंबर या लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद में एटलीस्ट जो आपका कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के जो टोटल कॉस्ट हुआ वो आप रिकवर कर पाओगे। हाई लीवरेज जो है ज़्यादा फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वो हायर ब्रेक इवन को प्रेजेंट करेगा। लो लीवरेज जो है वो लोअर फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लोअर फिक्स कॉस्ट से हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी लोअर आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज प्रोजेक्ट एक्स के लिए 4 है जो कि हायर है और वाई के लिए 2.67 है जो कि इन कंपेरेटिव टू प्रोडक्ट एक्स कम है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्स में जो फिक्स कॉस्ट है वो हायर साइड में है
और ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर साइड है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट वाई। इसमें डिफरेंस क्या है कि आपका प्रोडक्ट वाई में जो फिक्स कॉस्ट है वो 5000 है, जो लेसर है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट एक्स, इसलिए उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी लोअर है। अब हम इस कंसेप्ट को जो यहाँ पे बताया गया है, लेवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, इनका रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ताकि आपको यह सब चीज़ें याद ना रखनी पड़े। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, टोटल लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस कंसेप्ट को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जीआईबी का जो एग्ज़ाम होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, एटलीस्ट 5 to 6 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। हम लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा चलिए इसको समझ ही लेते हैं कि इस रिलेशन को। हाई फिक्स कॉस्ट जो है ये हाई ऑपरेटिंग लीवरेज को दिखाता है, और हाई ऑपरेटिंग लीवरेज दैट मीन्स हाई ब्रेक इवन पॉइंट। इसी तरह लोअर फिक्स कॉस्ट लो ऑपरेटिंग लीवरेज को रिप्रेजेंट करता है। और वो लीड करता है लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सारा डाटा सेम रखेंगे, बस फिक्स कॉस्ट के अमाउंट को चेंज करेंगे। फिर देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे और ऑपरेटिंग लीवरेज पे फिक्स कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आता है, और कैसे इस रिलेशन को हम लोग उससे समझ पाएंगे। मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो है वो 40 है, तो हम दो कंपैरिजन करेंगे, दोनों में बस फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने दो ब्लॉक्स बनाए हैं कैलकुलेशन के लिए। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 है अगर, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों केस में क्या आएगा, 20 20। अभी तक सब चीज़ें सेम है। लेट्स से कि 1000 यूनिट्स सेल किया गया है, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया वो दोनों केस में कितना आया, 20,000।
यहाँ भी 20,000। अब हम फिक्स कॉस्ट रखेंगे। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम मानते हैं कि 15,000 है और सेकंड केस में 10,000 है। तो हमारा EBIT क्या आया? EBIT हमारा फर्स्ट केस में 5,000 आया, सेकंड केस में 10,000 आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी देखेंगे और ऑपरेटिंग लीवरेज। फर्स्ट केस के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं। इन फर्स्ट केस जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो फर्स्ट केस में हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज है 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 4 आया, और सेकंड केस में हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 2 आया। ब्रेक इवन पॉइंट जो है फर्स्ट कॉस्ट में क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो। फर्स्ट केस में कंट्रीब्यूशन आपका 20 है, सेकेंड केस में भी 20 है। फिक्स कॉस्ट फर्स्ट केस में 15,000 है, कंट्रीब्यूशन 20। तो इस तरीके से फर्स्ट केस में ब्रेक इवन पॉइंट 750 यूनिट्स आया, और सेकेंड केस में फिक्स कॉस्ट 10,000 था, कंट्रीब्यूशन 20। तो यहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट्स आया। अब फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग लीवरेज, इन तीनों के कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट केस में 750 यूनिट्स है, सेकेंड केस में 500 यूनिट्स। ऑपरेटिंग लीवरेज फर्स्ट केस में 4 है, सेकेंड केस में 2 है। फिक्स कॉस्ट फर्स्ट केस में 15,000 है, सेकेंड केस में 10,000 है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में फिक्स कॉस्ट हायर रहने की वजह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था वो भी हायर यूनिट से बना, और जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज था वो भी हमारा हायर रहा। लोअर फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो लोअर साइड पे रहा,
इस केस में सेकंड केस में ये 2 था और ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा लोअर साइड में रहा जो 500 यूनिट्स था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में उसको ज़रूर दीजिए। हम लोग आगे के जो कंसेप्ट हैं जो लीवरेज से रिलेटेड हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, हम उसको आगे के लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।